वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस प्रोटेक्शन एवरीवन। हम लोग इंडियन पॉलिटी के बेस नींव को बहुत अच्छे से वन बाय वन कोशिश कर रहे हैं जानने का कि हमारा जो भारत का संविधान है वह कैसे बना, निर्माण कैसे हुआ। साथ ही साथ हम लोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में जब आई थी तो किस हिसाब से अपनी पकड़ को धीरे धीरे व्यापारिक रूप से, राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से कैसे मजबूत बनाने की कोशिश की, कैसे कैसे प्रावधान को लाती गई और हम उसके चैन में न चाहकर भी फंसते चले गए थे। ओके, तो अभी तक हम लोग एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो के माध्यम से जान रहे थे। आज हम लोग बहुत ही छोटे छोटे दो टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ओके, वो जो दो टॉपिक है, पहला है 1786 का अधिनियम। ओके, 1786 का अधिनियम और दूसरा टॉपिक रहेगा 1793 का चार्टर एक्ट। ओके, सो इन दो टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। ओके एवरीवन, जो 1786 के पहले की कहानी थी हम लोग उस पर वन बाय वन बात करते आए हैं कि कैसे गवर्नर थे, फिर उनको गवर्नर जनरल बनाया गया, उनके जो अधीनस्थ जो प्रेसिडेंसी थी उनको कैसे उसके अंडर में लाया गया, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ईस्ट इंडिया कंपनी के शक्तियों को कैसे कमजोर करने पर लगी थी और अपनी शक्तियों को कैसे बढ़ाने पर लगी थी। ओके, आज हम बात करेंगे 1786 का अधिनियम और 1793 का चार्टर। ओके, अगर आपको जानकारी होगा तो जो 1793 का चार्टर है, यहां से जो एग्जाम के महत्वपूर्ण कंटेंट है उनका स्टार्ट होता है। वो कैसे, देखिए 1793, ओके, 1813, 1833 और 1853, ये डेट प्लीज आप याद रखना। ये चार इंपॉर्टेंट डेट हैं और ये चार्टर एक्ट के हैं। ये चार्टर एक्ट के पीरियड है। ओके, हम लोग थोड़ा सा जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इस पे आना है, इन तीन टॉपिक पे। ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से हमारे एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस हैं वो बने हुए हैं, उसको हम लोग प्रैक्टिकल व्यू बना करके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको भी लेकर यहाँ पर आएंगे और बात करेंगे कि एग्जाम में इनका प्रभाव कितना रहता है और कितना डीप जा करके यहाँ से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और पूछे जा सकते हैं। ओके, तो 1786 पे पहले हम लोग बात करेंगे, उसके बाद 1793 पे आएंगे। जो 1793 का है वह चार्टर एक्ट है। जो हमारे राजा महाराजा थे भारत के पहले, जो हमारा जो इतिहास रहा है भारत का, वहां पर राजा महाराजा जो सम्राट थे फरमान जारी करते थे। फरमान जारी होने के बाद उनके फरमान में जो जो पॉइंट होते थे, जो जो की पॉइंट होते थे, वही शासन का, प्रशासन का भाग माना जाता था। उसी के रोड मैप पर आने वाले जो समय होते थे उस पर लोग चलते थे, यानी एक नियम लाते थे वो उस फरमान के अंतर्गत, उसी नियम को उनको फॉलो करना पड़ता था जब तक अगला फरमान लागू न हो जाए। ओके, अगले फरमान में उसको लागू भी किया जा सकता है, कुछ समय के लिए बढ़ाया जा भी सकता है और निरस्त भी किया जा सकता है। तो उसी को आप समझो कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अपने नियम को चार्टर के थ्रू लाती थी। ओके, यानी फरमान को अपने चार्टर के थ्रू लाती थी। ठीक है, तो हमारे जो राजा महाराजा थे फरमान लाते थे और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको चार्टर के रूप में जाना जाता है। ओके, चलिए तो बात करते हैं 1786 पे। क्लियर? सो 1786 का अधिनियम, देखिए बहुत सारे बुकों में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। क्लियर? सो हम उन पे नहीं जाएंगे। हम भाई, हमारा जो मोटिव है एग्जामिनेशंस है और एक अच्छी समझ पैदा हो जाए हमारे पास किसी भी टॉपिक के बारे में, मोटिव तो बिल्कुल यही है। ओके, तो जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर पे जाएंगे, टेस्ट पेपर पे जाएंगे, प्रीवियस ईयर का जो एग्जामिनेशंस हो चुके हैं, स्पेशली फॉर अगर हम बात करें सीएससी की और स्टेट पीसीएस की, तो जब उसका पेपर आप खोलेंगे, जब इस टॉपिक पे आएंगे तो आप पाएंगे क्या कि सिर्फ और सिर्फ दो टॉपिकों के इर्द गिर्द पूरा मामला घुमा पड़ा है। दो टॉपिक,
पहला तो टॉपिक बार बार पूछा है कि गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, क्या शक्तियां दी गई, किन किन शक्तियों में सुधार किया गया, क्या लिमिटेशंस बनाई गई थी। जब आप 60 से 65 क्वेश्चंस पे आप सर्वे करेंगे तो पाएंगे कि जो टॉपिक है ना, एक मोमेंट बनाकर घूम रहा है, एक परिधि के इर्द गिर्द घूम रहा है पूरा का पूरा मामला। तो फिर ऐसे टॉपिक में बहुत मेहनत क्यों करना, उन टॉपिकों के बारे में बहुत अच्छे से क्लास बना करके कवरअप कर लिया जाए। बहुत ज़्यादा जानकारी है, उत्सुकता अंदर से कि हम इसके बारे में जानकारी हासिल करें, तो बुक खोलिए, जो की पॉइंट है उसको आप नोट करिए, साथ ही साथ उसके परिधि के इर्द गिर्द जितनी भी जानकारियां हैं उसको इकट्ठा कर लीजिए। ओके, तो मैंने सारा कुछ ट्रायल किया, देखा कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या छूट सकता है, मैंने देखा कि सारा कुछ यहाँ पे कवरअप हो जा रहा है। ओके, तो देखिए यहां पर दो बातें आती हैं खुलकर। बहुत सारी बुकें हैं वो कहती हैं कि गवर्नर जनरल ने डिमांड किया था, बहुत सारी बुकें हैं ये कहती हैं कि जो गवर्नर जनरल थे वो इतना काबिल थे कि उनको ये दो अधिकार दिए गए कि आप अपनी उत्सुकता के हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से इन नियमों में चाहो तो बदलाव कर सकते हो, फैसला में बदलाव कर सकते हो, एक नए नियम को ला सकते हो आप। ठीक है, वो दो बदलाव क्या किए गए थे यहां पर। तो पहला था कि जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल की जो शक्तियां थी, ओके, गवर्नर जनरल की शक्तियों में अतिरिक्त बढ़ोतरी हुई थी। क्लियर, जस्ट वेट। जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल की शक्तियों को बढ़ाया गया था। क्लियर, गवर्नर की शक्तियों को बढ़ाया गया था। कहां कहां पे, किन किन क्षेत्रों में बढ़ाया गया था, तो इसका सब पॉइंट क्या है कि जो परिषद थी 4 सदस्यीय, ओके, यानी जो काउंसिल थी, काउंसिल के निर्णय को परिवर्तित कर सकते थे। क्लियर, इनके सहयोग के लिए परिषद बनाई गई थी। ओके, हमने पिछले टॉपिकों में पढ़ा था कि जो परिषद होगी बहुमत के आधार पर फैसला लेगी, ठीक है, और जो भी डिसीजन होगा उसमें गवर्नर जनरल को इंक्लूड करके फैसला को अंतिम विराम दिया जाएगा। लेकिन यहां पर क्या कहा गया कि जो गवर्नर जनरल होंगे, गवर्नर जनरल के सहयोग के लिए जो परिषद थी, ओके, परिषद के निर्णय को ये ओवरराइड कर सकते हैं। ओके, ओवर राइड द डिसीजन। ओके, परिषद के डिसीजन को ये परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। दूसरा क्या था, कमांडर इन चीफ यानी सेनापति की शक्ति भी गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। क्लियर, अब एक उत्सुकता आ रही होगी कि यार वो गवर्नर जनरल का नाम क्या था जिसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट इतना ज्यादा परिवर्तन करने पर आ गई थी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, जब मॉडर्न इंडिया की जो बुक है, ओके, जब हम उसको फॉलो करते हैं, जब उसको हम रीड करते हैं, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो छवि है बहुत अच्छी, साफ सुथरी और एक समझदारों वाली छवि दिखती है। ओके, ये व्यक्तित्व तो बहुत मजबूत थे, इनोवेशंस में विश्वास रखते थे। ओके, तो इनके बारे में हम काफी अच्छे से बात करेंगे जब इनका चर्चा वहां पर आएगा खुल करके। अभी तो हम लोग सिर्फ एक ओवरव्यू तैयार कर रहे हैं, बेस को तैयार कर रहे हैं कि जो भारत का संविधान था, जो भारत की राजनीति है, किस हिसाब से, किस नींव पर धीरे धीरे ईंट पर ईंट लगाने के बाद आगे बढ़ती चली गई। ओके, तो 1786 का जो अधिनियम था, अमूल चूल कुछ नए परिवर्तन लेकर आए थे। नया परिवर्तन क्या था कि जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल
के अधिकारों को कुछ विशेष अतिरिक्त शक्तियां दी गई, जैसे कि जो परिषद थी यानी जो काउंसिल थी उनके निर्णयों को बदलने की शक्ति दी गई यहां पर। ओके, दूसरा जो कमांडर इन चीफ है उनके भी शक्तियों को इनके अधीन कर दिया गया। क्लियर? तो ये दो अमूलचूल परिवर्तन थे जो कि की पॉइंट हैं। बाकी इसके बारे में जितना भी जानकारी आप इकट्ठा करना चाहते हो आप की पॉइंट बनाकर अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। 16 से 17 साल के जब पेपर में आप खोजोगे तो इस टॉपिक पे जो भी मामले आए हैं इन्हीं दो पॉइंट के इर्द गिर्द घूमे थे। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1793। ठीक है, देखिए 4 चार्टर एक्ट इंपॉर्टेंट है जो कि ऑल टाइम चर्चाओं में बने रहते हैं। 1793, 1813, 1833 और 1853। ये जो 4 चार्टर एक्ट है काफी इंपॉर्टेंट है। 1713 से ट्विस्ट आने शुरू हो जाते हैं जानकारियों में। अभी तो इसमें है कि उलट फेल चल रहा होता है, कुछ में शक्तियां दी, कुछ में दबा दी गई, कुछ को अपने मनोकामना के लिए वो लोग क्या करते हैं कि यार इसको दे देते हैं, इसको रोक लेते हैं, इसको बचा लेते हैं। लेकिन जो 1713 है वहां से ट्विस्ट आना शुरू हो जाता है कहानी में। वो लोग अपनी एक्चुअल छवि में लगते हैं आने धीरे धीरे कि उनकी जो अंतरात्मा थी कि भारत में हमें किस हिसाब से अपनी स्टेबिलिटी को बनानी है वो 1813 से वो शुरू हो जाती है दिखना। क्लियर? चलिए, तो चार्टर एक्ट 1793। क्लियर? यहां पर क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार कह सकते हो, एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। क्लियर? यानी कि आप इसको ट्रेड मोनोपोली कह लो, ट्रेड मोनोपोली को बढ़ाया गया 20 वर्षों के लिए। क्लियर? दूसरा परिवर्तन यहां पर क्या आया? दूसरा परिवर्तन है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको शॉर्ट में बीओसी भी कहते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो अधिकारी थे उनका जो वेतन था, कंट्रोल के अधिकारी का वेतन अब कंपनी पे करेगी। क्लियर? कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर? और जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, गवर्नर जनरल के अधीन पूर्ण रूप से मद्रास और बंबई के प्रेसिडेंसी को बंगाल के गवर्नर जनरल के पूर्ण रूप से अधीन कर दिया गया। क्लियर? तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि गवर्नर जनरल के अधीन बंबई, मद्रास जैसे प्रेसिडेंसी अधीन किया गया। क्लियर? तो 1793 का जो चार्टर एक्ट था, हमने क्या देखा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था व्यापार का यानी ट्रेड मोनोपोली थी, उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। क्लियर? सेकेंड क्या है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे उनके अधिकारियों के वेतन को भारतीय कोष से दिया गया। वो भारतीय कोष कौन सी थी? जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाई गई थी, जो उगाई जा रही थी, सारे पैसे इकट्ठे किए जा रहे थे। लास्ट हमने क्या देखा कि जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल को मद्रास और बंबई के प्रेसिडेंसी को पूर्ण रूप से अधीन कर दिया गया। यानी कि मद्रास और बंबई का जो गवर्नर था वो अपने
फैसले को बंगाल के गवर्नर जनरल के आज्ञा के बिना प्रकाशित नहीं कर सकता, लागू नहीं कर सकता। ओके, तो 1793, 1813, 1833 और 1853 में से हमने 1793 के चार्टर एक्ट को कंप्लीट कर दिया। 1813, 1833 और 1853 काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से हम लोग, थोड़ा वीडियो लंबा रहेगा और थोड़ा और डीप एनालिसिस पे हम लोग अब बात करना शुरू करेंगे। सो एवरीवन, ये दो टॉपिक पे हमने बात किया। आई होप कि आपके पास शॉर्ट नोट्स बने होंगे। आप यहां से भी नोट्स को तैयार कर सकते हो, की पॉइंट को तैयार कर सकते हो और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उस पर प्रैक्टिस भी आप बना सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।